नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 में किसी को समन करने का तो अधिकार है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ईडी सेक्शन 19 के तहत किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी तमाम कायदे कानूनों को पालन करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 50 के तहत किसी को समन कर उससे संबंधित दस्तावेज देखे जा सकते हैं और उससे पूछताछ की जा सकती है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी को गिरफ्तारी से पहले लिखित में देना होगा कि उसे पूरा विश्वास है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईडी के पूर्व निदेशक करनैल सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जहां तक मैं समझती हूं सेक्शन 50 में तो वैसे भी अरेस्टिंग के पावर्स नहीं है। ऐसे में कोर्ट को ये स्पेसिफाई क्यों करना पड़ा? क्या ईडी से किसी केस में कोई गलती हुई? नहीं, ईडी जो है हमेशा सेक्शन 19 पीएमएलए में ही अरेस्ट करती है। सेक्शन 50 को थोड़ा समझने की जरूरत है। सेक्शन 50 के 4 पार्ट्स हैं, 50 पार्ट 1, 50 पार्ट 2, 3 एंड 4। नाउ 50 पार्ट 1 टॉक्स ऑफ डायरेक्टर for the violation of certain things related to section 13 of PMLA। section 13 जो PMLA का है उसके बारे में 50 का पार्ट 1 है, जिसको हम कहते हैं दिस इज ए सिविल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सिविल कोड की प्रोसीडिंग्स हैं। उसमें अगर हम सेक्शन 13 में जाएं, ये रिलेटेड है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एफआईयू को रिपोर्ट देती हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एफआईयू को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और थोड़ी और रिपोर्ट्स भी अलग अलग जो एंटिटी है वो देती हैं। ये बेसिकली यहाँ पर जो डायरेक्टर वर्ड यूज हुआ है ये एफआईयू के लिए यूज हुआ है, दैट इज वन। सेक्शन 50 पार्ट 2, 3, 4 में जो डायरेक्टर वर्ड यूज हुआ है वो ईडी के डायरेक्टर के लिए यूज हुआ है। एंड बहुत क्लियर है, सेक्शन 50 ये कहता है कि या तो डॉक्यूमेंट समन करें या आदमी को समन करें इंटरोगेशन के लिए। जहाँ तक अरेस्ट की बात है वो सेक्शन 19 में ही होता है, और सेक्शन 19 में अरेस्ट की कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन उसमें सेक्शन 19 में बहुत क्लियरली लेट डाउन है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो संतुष्ट होना चाहिए कि जिस आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में गिल्टी है, इन्वॉल्व है प्रॉपरली। और ये जो रीज़न है, जिस बात पे वो विश्वास करता है, वो उसको लिखित में अपनी फाइल पे लिखे पूरा। अब आता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तीसरी कंडीशन है इसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करना जरूरी है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे की जाए, यहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। ईडी कुछ केसेस में वर्बली इन्फॉर्म करती है, कुछ केसेस में रिटर्न में इन्फॉर्म करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है जिसमें कहा है कि ईडी रिटर्न में इन्फॉर्म करे, कम्युनिकेट करे एक्यूज को। तो कोई डिस्प्यूट नहीं है इसमें। अरेस्ट सेक्शन 19 में ही होती है पीएमएलए के, इंटरोगेशन एंड सेक्शन 50 में ही होता है। उससे कनेक्टेड डॉक्यूमेंट जो मांगे जाते हैं वो भी सेक्शन 50 में मांगे जाते हैं। सेक्शन 50 में अरेस्ट का कोई प्रोविजन है ही नहीं। अरेस्ट का प्रोविजन सेक्शन 19 में ही है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सेक्शन 19 में ही अरेस्ट करती है। बिल्कुल सर, यही इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि 50 में तो अरेस्ट करते ही नहीं है, तो फिर इस तरह का वक्तव्य देने का मतलब क्या था? आई थिंक देयर मस्ट बी कोई कंफ्यूजन रहा होगा। जो प्रेजेंटेशन किया है लोगों ने कोर्ट में, उसमें कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, नहीं तो बहुत क्लियरिटी है इस इशू पे। सर, विपक्ष इसे डिपार्टमेंट के लिए सेटबैक बता रहा है, तो क्या वाकई सेटबैक है ये डिपार्टमेंट के लिए? नहीं, ये तो लीगल पोजीशन है जो रीट्रेट भी की है हाई कोर्ट ने। वो लीगल पोजीशन ही रीट्रेट की है कि सेक्शन 50 में आप केवल इंटरोगेट कर सकते हो और सेक्शन 50 में आप डॉक्यूमेंट्स को समन कर सकते हो। सेक्शन 19 में आप अरेस्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल क्लियर कट लीगल पोजीशन है। और रिकॉर्ड जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, रीजन टू बिलीव है वर्ड जो वहाँ यूज हुआ है, रीजन टू बिलीव। आईओ को रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में, ये भी वहाँ लिखा हुआ है। तीसरी चीज जो डिस्प्यूटेड चीज थी, जो जो जहाँ पर कंफ्यूजन था कि जो इन्फॉर्म करेंगे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को, अरेस्ट करने वाले को, वो किस तरीके से करेंगे, वर्बल करेंगे या रिटर्न में करेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है
कि रिटर्न में कम्युनिकेट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉइंट पे भी क्लैरिटी ला दी है। सर, आप जैसा आप देख ही रहे होंगे, ऑपोजिशन पहले भी ईडी को इतना ओवर रीचिंग पावर्स या इतने आर्बिट्री पावर्स देने के लिए क्वेश्चन कर रहा था और बार बार पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए उसके मिसयूज होने की भी बात कह रहा है, हमेशा आरोप लगाता रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट के इस इंटरप्रिटेशन के बाद ये चीज़ें थोड़ी और फोरफ्रंट में आएंगी? पहले तो हमें समझना होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे आता है। पीएमएलए एक्ट में 3 शेड्यूल दिए हुए हैं पीछे। उन शेड्यूल में करीब 30 एक्ट्स हैं और उन एक्ट्स के करीब 160 सेक्शंस हैं। तो उन सेक्शंस में अगर कोई केस कोई दूसरी एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है, इन सेक्शंस को हम कहते हैं शेड्यूल ऑफेंसेस या प्रेडिकेट ऑफेंसेस। और उन ऑफेंसेस को जो इन्वेस्टिगेट करती है उसको हम कहते हैं शेड्यूल एजेंसी या प्रेडिकेट एजेंसी। फॉर एग्जांपल 420 का केस हुआ, चीटिंग का केस हुआ। चीटिंग का केस जो है उसका इन्वेस्टिगेट सीबीआई कर सकती है, उसका इन्वेस्टिगेट लोकल पुलिस कर सकती है, उसको इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कर सकती है स्टेट्स की। तो ये होगी प्रेडिकेट एजेंसी। नो, अगर प्रेडिकेट एजेंसीज किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उसमें जनरेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी क्रिमिनल मनी उसमें इन्वॉल्व है, तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है केस रजिस्टर कर सकती है, ईसीआईआर जिसको बोलते हैं, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एंड उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि इस पैसे को, जो क्राइम मनी है, इसको किस तरीके से ये लोग वाइट मनी बना रहे हैं, लेजिटिमेट मनी बना रहे हैं, कैसे उसको कानून का जामा पहना रहे हैं। तो ईडी का केस तो तभी बनेगा जब कोई ऑफेंस कोई दूसरी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग और प्रेडिकेट एजेंसी ऑफेंस से संबंधित, तभी ईडी जो है पीएमएलए का केस रजिस्टर कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर कोई केस नहीं है, सपोज कर लो प्रेडिकेट केस नहीं है, दूसरी एजेंसी कोई केस रजिस्टर नहीं कर रही है, तो ईडी पीएमएलए का केस भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। सर, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि ईडी लिखित में दे कि उन्हें पूरा यकीन है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, तभी गिरफ्तारी हो। तो जैसा आप बता रहे हैं, ये पूरा प्रोसीजर है अरेस्टिंग से पहले? नहीं, ये प्रोसीजर तो ऑलरेडी सेक्शन 19 में दिया हुआ है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपनी फाइल पे लिखना पड़ेगा कि हाउ ही सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड कैसे है कि ये आदमी मनी लॉन्ड्रिंग में गिल्टी है। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजनी पड़ेगी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एक्यूज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ड इन्फॉर्म लिखा हुआ है, जो पीएमएलए का सेक्शन 19 है उसमें इन्फॉर्म लिखा हुआ है। अब इन्फॉर्म के कई मीनिंग हो सकते हैं। इन्फॉर्म कैसे करें? इन्फॉर्म वर्बली भी कर सकते हैं, इन्फॉर्म रिटर्न में भी कर सकते हैं। तो वही मैं बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ईडी को एक्यूज को इन्फॉर्म करना है वो रिटर्न में करना है, ताकि जो सेक्शन 45 में जो ट्विन कंडीशन है बेल की, जिसमें ये लिखा बेल तभी होगी जब कोर्ट सेटिस्फाइड होगा कि ये आदमी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उसके खिलाफ केस नहीं है। तो वो आदमी कैसे कहेगा कि मेरे खिलाफ केस नहीं है, अनलेस उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रिटर्न में मिले हों। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दे दिए कि रिटर्न में देना जरूरी है। सर, आपको नहीं लगता ये उस वक्त हो रहा है जब ईडी एक के बाद एक राजनेताओं को गिरफ्तार कर रही है और विपक्षी पार्टियां जो हैं ईडी पर सरकार के इशारों पर काम करने वाली एजेंसी बता रही हैं? नहीं, देखिए, ये लीगल इंटरप्रिटेशन है, इसमें मैं ये इस एलिगेशंस काउंटर एलिगेशन का कोई मीनिंग नहीं है। वर्ड इन्फॉर्म का क्या मीनिंग है, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वो कोर्ट्स का दायित्व है इंटरप्रेट करना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है वर्ड इन्फॉर्म का क्या मीनिंग है, तो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि कानून जो है धीरे धीरे डेवलप होता है और डेवलप होता है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं कि भी इस वर्ड का ये मीनिंग है, इस सेंटेंस का ये मीनिंग है, और उससे वो कानून की बेसिकली कहते हैं इंप्रूवमेंट होता है कानून को अंडरस्टैंडिंग में। सर, आज की डेट में जिस तरह से ईडी की फंक्शनिंग है, आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपना काम है, उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दिया गया है, उस पर उसको इन्वेस्टिगेट करना है। इनके पास केस तभी आते हैं, मैंने जैसे बताया कि कोई प्रेडिकेट एजेंसी प्रेडिकेट ऑफेंस को रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद ही ईडी केस रजिस्टर कर सकती है। तो ईडी जो है प्राइमरी एजेंसी नहीं है किसी केस को लेने के लिए। प्राइमरी एजेंसी दूसरी है, वो सीबीआई हो सकती है, वो
सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हो सकता है, वो लोकल पुलिस हो सकती है, वो स्टेट की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो सकती है, वो कस्टम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन प्रेडिकेट ऑफेंस कौन सा है। नहीं, क्योंकि सर आजकल ईडी बहुत ज़्यादा कटघरे में, अगर आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, विपक्ष हल्ला बोल रहा है, इलेक्शंस आ गए हैं और लगातार यही कहा जा रहा है कि ईडी जो है सरकार के इशारे पर काम करती है। तो आपको क्या लग रहा है, आप संतुष्ट हैं उसकी फंक्शनिंग से? देखिए, ये कहना कि कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, कोर्ट का एरिया है। कोर्ट ही एनालाइज करके, अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोर्ट में चले जाएं, और कोर्ट में जा भी रहे हैं लोग, और कोर्ट निर्णय दे रहा है। तो इसलिए ये तो वर्बली एलिगेशंस हैं, अनलेस कोई एविडेंस मिले, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस तरह के एलिगेशंस की। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।